नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। ज्योग्राफी में अगर आप प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने भूगोल सब्जेक्ट लिया है, ज्योग्राफी लिया है, ज्योग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें प्रथम सेमेस्टर में आपको फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात आपको भौतिक भूगोल के बारे में जानना होता है। देखिए, आपकी बार लिखित परीक्षाएं होने वाली, उसमें कुछ इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए, प्रश्न पूछने का जो फंडा है आपकी बार यूनिवर्सिटीज़ का, वो अधिकतर विश्वविद्यालय जो करेंगे वो अति लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होगी। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। ठीक है, इसके अलावा 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ये होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के तरीके। लघु उत्तरीय में क्या है कि आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 5 क्वेश्चंस ही करने होंगे। ठीक है, और आपको बता दूं, इसके लिए आपको 8 नंबर, लगभग 8 से 10 नंबर दिए जाते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अपने हिसाब से इसके अंक निर्धारित करते हैं। 5 या 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 150 शब्दों में या फिर 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको इसमें लिखना होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। रही बात दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो बड़े टाइप के होते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय मतलब कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इनकी संख्या 2 दी जाती, मतलब 4 दी जाती है, जिनमें से करने आपको 2 होते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में एक प्रश्न ही करने को लेकर के दिया जाता है, मतलब 4 देंगे उनमें से या 3 देंगे, उनमें से केवल एक ही करना होगा। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय 2 ही पैटर्न फॉलो करते हैं। 450 शब्द या फिर 500 शब्दों में आपको इस प्रकार के उत्तर को लिखना होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ एक प्रकार से इसका जो पैटर्न या नमूना होता है, प्रश्न पूछने जाने का तरीका, ये इस तरीके से होता है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जब से पेपर आपके हो रहे हैं, तब से कौन कौन से क्वेश्चंस लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं और उन प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है। देखें, पहला क्वेश्चन, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अति लघु उत्तरीय में ये प्रश्न खूब आता है। अच्छा, ये लघु उत्तरीय में भी इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्षोभ मंडल के बारे में बताएं, क्षोभ मंडल के बारे में समझाएं। क्षोभ मंडल क्या है? ये वायुमंडल की एक परत है। वायुमंडल बेसिकली 4-5 परतों में मतलब 4-5 परत वायुमंडल की हैं। वायुमंडल मतलब जो एक प्रकार से हमारे ऊपर है, पृथ्वी भूपरपटी से लेकर के, और जहाँ तक वायु पाई जाती है आसमान में, वहाँ तक का एक प्रकार से पूरा का पूरा एरिया वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में 78% आप देखते हैं नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और ऐसे एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन या तमाम प्रकार की और गैसें विद्यमान हैं। वायुमंडल में एक प्रकार से अलग अलग परतें हैं। उन्हीं परतों में से एक परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे नीचे वाली परत है। ठीक है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी का एक प्रकार से ये एरिया है, ये। ठीक है, ये पृथ्वी अपनी एक प्रकार से ये पृथ्वी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्रकार से ये वायुमंडल है। ठीक है, ये वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, बता रहा हूँ। ये पहला मंडल मान लेते हैं क्षोभ मंडल है, समझेंगे बड़े विस्तार से। क्षोभ मंडल ये है। ठीक है, अब ये जब क्षोभ मंडल है महोदय, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी यानी यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन है? भूपरपट्टी, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हम लोग रहते हैं। इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एरिया जो होती है, ये विषुवत रेखा कौन सी होती? पृथ्वी का गोला वाला एरिया। तो विषुवत रेखा ये है, यानी कि ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जानते हैं, पृथ्वी की जो मध्य रेखा होती है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, उसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और विषुवत रेखा पर आपको बता दूं कि हमेशा बारिश होती रहती है, चूँकि सूर्य वहाँ पर लंबवत चमकते हैं। और विषुवत रेखा एक प्रकार से उष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है। विषुवत रेखा भूमि के बीचों बीच से जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर का और दक्षिणी माने दक्षिण का। तो पृथ्वी का जो ये मध्य वाला एरिया होता है, पृथ्वी, ये देखें, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के बीच की जो एरिया होती है 0 डिग्री अक्षांश होती है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं पृथ्वी पर होती हैं, इस तरीके की ये अक्षांश रेखाएं होती हैं।
और ये जो लंबी वाली रेखाएं होती हैं ये एक प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश ये होता है और पृथ्वी का मध्य एरिया ये। अब इसके ऊपर अगर देखेंगे तो इसके ऊपर ये इस तरीके का एक प्रकार से एक वायुमंडल है, जो वायुमंडल यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर मैं मात्र ये समझाने के लिए दिखाया हूँ कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो 18 किलोमीटर कैसे और ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर कैसे है। विषुवत रेखा का एरिया ये हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए विषुवत रेखा का एरिया ये वाला हो गया। इसके बाद में ध्रुव कौन से होते हैं? ध्रुव आपके पोल जो होते हैं, एक पोल आपका ये होता है, ठीक है, ये एक पोल आपका ये होता है। यानी कि ये एक प्रकार से क्या है भाई, ये आपका ध्रुव हैं। ये क्या है? तो आपके ध्रुव हैं। तो ध्रुव एक प्रकार से ये यहाँ पर आप मान लीजिए ये ध्रुव जब इसको काटेंगे तो ध्रुव आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक ये ध्रुव, दो ध्रुव मतलब कि दो पोल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? पोल होते हैं। पोल मतलब ध्रुव, ठीक है। एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक प्रकार चूंकि ये वाली एरिया जो है कुछ इस तरीके से एक प्रकार से ये ऊंचाई इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊंचाई लंबाई 18 किलोमीटर होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 18 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे ये एक प्रकार से ध्रुवों की ओर जाता है वायुमंडल, ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, इसकी जो है ऊंचाई यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊंचाई आप नापते चले जाओ। तो ये रेखा सबसे लंबी कौन सी होगी? ये रेखा। तो इसीलिए यहाँ पर विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचा एरिया विषुवत रेखा पर एक प्रकार से क्या होता है, वो एक प्रकार से क्षोभ मंडल का एरिया होता है। और जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों के किनारे यहाँ पर आप देखते हैं 8 किलोमीटर तक पहुँच जाता है। यानी कि ये लंबाई एक प्रकार या ऊंचाई कम होकर के मात्र 8 किलोमीटर की बचती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर समझने की योग्य थी, इसीलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर थी। भूमध्य रेखा पर मतलब कि संवहनीय रेखाएं मतलब संवहनीय धाराएं उपस्थित रहती हैं। संवहनीय धाराएं मतलब कि एक प्रकार से जो क्या करती हैं, तापमान को एक प्रकार से क्या करती हैं, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान को घटाती रहती हैं। जो संवहनीय रेखाएं होती हैं वो 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें खास करके क्षोभ मंडल में पृथ्वी के जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का, उसके जब 165 मीटर आप ऊंचे जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्षोभ मंडल में तापमान कम होने लगता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यही सामान्य ह्रास दर कहलाती है। सामान्य ह्रास दर मतलब कमी, तापमान में गिरावट आती रहती है। 165 मीटर जैसे ऊंचे जाएंगे क्षोभ मंडल के एरिया में, तुरंत एक प्रकार से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा, शीत मतलब कि ठंडी ऋतु में क्या होता है, उसमें एक प्रकार से कम और ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, ठीक है। तो ऊंचाई एक प्रकार से क्षोभ मंडल की किसी भी अक्षांश पर ऊंचाई जो जब ठंडी होती है तो कम और जब गर्मी होती है तो ज़्यादा होती है। ऋतु तथा मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल वगैरह का मतलब कि बादल बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान ये सब आना, ये सब क्षोभ मंडल में ही हो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप देखते हैं हवाई जहाज़ उड़ाई जाती है तो क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ाई जाती है, ताकि एक प्रकार से मौसमी क्रियाओं का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। आइए आगे बढ़ते हैं। यह 1.5 किलोमीटर मोटी अस्थायी परत होती है क्षोभ मंडल की, मतलब क्षोभ मंडल में एक परत है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है और क्षोभ मंडल की हवा संवहनीय धाराएं चलना भी बंद हो जाती हैं। वो एक प्रकार से क्षोभ परत हो जाती है वहाँ पर ऊपर जा कर के। इस तरीके से क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का एक परत है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है सूर्यातप। सूर्यातप के बारे में आप बताएं, सूर्यातप क्या है। सूर्यातप की अगर बात करें, हम, तो सूर्यातप क्या है भाई? सूर्यातप जो है ये क्या होता है? सूर्य आतप, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है, वही एक प्रकार से सूर्यातप होता है। प्लीज़ वेट अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा डाउन करता हूँ। चले, तो सूर्यातप जो होता है वो क्या होता है जान गए?
सूर्यातप मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सूर्य आतप, सूर्य से जो आने वाली आतप परे ऊपर भात, आतप माने होता है जो उनकी किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें। तो सूर्य आतप यानी सूर्य से एक प्रकार से जो तापमान या जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर वायुमंडल में रुक करके और वायुमंडल को गर्म कर देती हैं या वायुमंडल में ऊष्मा देती हैं, वही सूर्य आतप होता है। सूर्यातप एक प्रकार से घटता बढ़ता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूर्यातप, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहा जाता है। यह सौरिक यानी कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चल करके धरातल पर पहुंचती है। त्रिवार्था के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यातप कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से सूर्यातप जो होता है बेसिकली ये सूर्य भगवान की किरण होती है जो पृथ्वी पर एक प्रकार से धरातल तक एक प्रकार से पहुंचती है और वो एक प्रकार से पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखती है, यही सूर्यातप होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 4 चैप्टर लगभग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने कहा बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी ये बताएं पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं, तो मैंने कहा इसको भी दे दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ और यहीं पर आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर आपको PDF नोट चाहिए या हमारा कोर्स लेना है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप हैं कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, BA आप कर रहे हैं, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट का कोर्स लेना आपको ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको बहुत ही बेहतर तैयारी करवाई जाती है। तो BA में आपका कोई भी सब्जेक्ट है XYZ, हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी हमारे सब्जेक्ट का भी कोर्स लॉन्च करिए। तो मैंने कहा देखिए कोर्स सभी का चालू होगा, ठीक है। हिंदी का कोर्स एक प्रकार से पहले लॉन्च किया गया था, तो हिंदी के एक कोर्स में ही बाकी कोर्स ऑल इंक्लूड कर दिया गया है उसी पैसे में, चूँकि आपको और कुछ पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आपके लिए व्यवस्था करी गई है कि मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारे संपूर्ण मतलब कि सभी सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। आपको SMS करना है 9161 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको SMS करना है। जैसे ही आप SMS करेंगे क्या लिखना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का BA प्रथम सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। और यार एक बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमारे पास ये कमेंट करते हैं आकर के कि सर जी मैं बहुत गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरे पास 100 रुपये नहीं हैं, और वो 10,000 रुपये की फ़ोन से मेरे पास SMS करते हैं और बोलते हैं मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे ऐड कर लीजिए, 100 रुपये के चक्कर में वो एक प्रकार से गरीबी का एक प्रकार से बहाना बनाते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ऐसे कमेंट ऐसे एक प्रकार से SMS ना करें, इसीलिए मैंने भाई इसकी 400-500 कोई कोर्स का फीस नहीं रखा है, 100 रुपये रखी है। जो हर व्यक्ति एक प्रकार से आज के युग में कोई ये नहीं कह सकता जो पढ़ाई करता है, एडमिशन अगर आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये एडमिशन में लगे होंगे, वो आप दे सकते हैं। लेकिन मात्र 100 रुपये का कोर्स मैंने बोला है कि 100 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ, PDF नोट्स देने की बात कर रहा हूँ। फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह कमेंट करते हैं, मतलब कि यह करके हमारे पास व्हाट्सएप SMS करते हैं कि सर जी मैं बहुत गरीब हूँ। वो हमको सोचते हैं कि गुरुजी अभी दया करके हमको ऐड कर देंगे। एक आध दो लोगों को मैंने ऐड किया, फिर इसके बाद में मैंने देखा कि अधिकतर बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, तो भैया ऐड नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब तक चूँकि इसमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हर एक चीज़ के हर एक और भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनको भी सैलरी वगैरह देनी रहती है, तो इसमें बड़ा दिक्कत होती है। आप लोग सोचते हैं कि गुरुजी हमारे 100 रुपये देने से बहुत अमीर हो जाएंगे, अंबानी टाटा बिरला हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जुड़ करके देख ही लेंगे कि एक प्रकार से क्या हो रहा है। तो इसमें एक प्रकार से इस 100 रुपये में कुछ होता नहीं है। और मैंने ऐप बनवाया था, ऐप बनवाने में हमारा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये मैंने एक प्रकार से ऐसे ख़त्म कर दिया। लेकिन उस पर जब मैं पढ़ाने गया तो वहाँ पर पता चला कि भाई 400 से 500 रुपये का कोर्स आप बेच सकते हैं, उससे नीचे कोर्स बेचेंगे तो ना आपका प्रॉफिट होगा ना उनका। उसमें और तमाम प्रकार के टैक्सेस वगैरह जोड़ करके तमाम वो दुनिया भर का हेन तेन था जिसका प्रभाव आप पर ही पड़ता, आपको ज़्यादा पैसे दे करके पढ़ने पड़ते कोर्सेस। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बड़ी मेहनत करी और आपको यहाँ पर कोर्स देने का प्रयास किया ताकि आपको क्या हो, कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ, आसानी से हर चीज़ को समझ पाएँ और चीज़ों को बेहतर समझ सकें, ताकि मैं 100 रुपये को आपको दे सकूं। मेरा टारगेट यही था कि मैं अपने बच्चों को कम से कम पैसों में या बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊं। जब मैं फ्री में पढ़ा रहा था तो आप में से बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से पहली क्लास तो देख लेते थे लेकिन पूरी क्लास नहीं देखते थे, यानी कि वो उसमें आकर के बातचीत करने लगते थे। इसीलिए मैंने एक प्रकार से कोर्स की व्यवस्था करी ताकि जो बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं उनको कोई तकलीफ ना हो
और वो पढ़ें आसानी से। तो प्लीज़ ऐसे करके ये ना करें कि ये कोर्स धंधा बना के रखे हो, ये दुनिया भर का जो हेन तेन बातें होती हैं, जो 5-5 हज़ार का कोर्स बेचते हैं, 2-2 लाख का कोर्स बेचते हैं, उनसे कोई नहीं कहता जा करके। लेकिन जब एक प्रकार से कोई नया काम कोई नए क्षेत्र में कोई व्यक्ति कर रहा है और पहली बार है कि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से ऐसा काम करने जा रहा है या कर रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग एक प्रकार से आकर के ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। आपको कोर्स लेना है तो लीजिए, अगर नहीं पढ़ना तो यूट्यूब पर भी मैं पढ़ा दूंगा सारी बातें, तो उसको लेकर के आप परेशान ना हो। हमारे मॉडल पेपर से ही सब कुछ फंस जाता है। लेकिन अगर आपको आगे चल करके और भी पढ़ाई करनी है, एमए करना है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है या अन्य कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो अगर आप बीए वाला पढ़े रहेंगे ठीक ठाक तरीके से तो आपका बेसिक मजबूत रहेगा। आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपका एक प्रकार से एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं वो आपका समय बच जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 916193 पर एसएमएस कर देना है। आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट के कोर्स मिल जाएंगे। इसमें आपका हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री में मेडिवल और एंशिएंट दोनों टाइप की हिस्ट्री आपको मिलेंगे। इसके अलावा और एजुकेशन, होम साइंस और भी सब्जेक्ट आपके संस्कृत वगैरह सब उसी में आपको इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्लासेस सबकी होती रहती हैं। अब यह है कि डेली क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की नहीं हो पाती हैं। एक दिन ये क्लास हुई, एक दिन दूसरे सब्जेक्ट की, एक दिन तीसरे सब्जेक्ट की, इस तरीके से क्लास होती हैं। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की जो भी यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगी उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, उन सभी के एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स और लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो तुरंत एसएमएस करें एक प्रकार से 9161936062 पर और अपना कोर्स एक प्रकार से बाई कर लें, ठीक है। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। देखिए, चक्रवात को साइक्लोन और प्रति चक्रवात को एंटी साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात में कई अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि चक्रवात में निम्न दाब केंद्र में होता है, अतएव हवाएं जो होती हैं केंद्र की ओर एक प्रकार से चलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। देखिए, निम्न वायु दाब क्या होता है, निम्न वायु दाब कहाँ पर क्रिएट होता है। निम्न वायु दाब मतलब होता है कि जहाँ पर वायु का दबाव कम हो। वायु का दबाव कब कम होगा, जहाँ पर वायु गर्म होगी। यानी वायु अगर गर्म है भाई ना, अगर वायु गर्म होगी तो गर्म वायु क्या होती हैं, हल्की होती हैं। और यही एक प्रकार से गर्म वायु जब हल्की होती है, देखिए भाप हल्का होता है वायु से, इसीलिए भाप ऊपर उठता है। धुआं वायु से हल्का होता है, इसीलिए ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। आप ठंडी में जब एक प्रकार से अलाव जलाते हैं, तप्ता जलाते हैं जो सेकने वाला होता है, तो उसमें से धुआं निकलता है लकड़ी से, वो धुआं ऊपर भागता है। कभी आपने सोचा क्यों भागता है, क्योंकि वह वायु से हल्का, इसलिए ऊपर भागता है। तो वायु जो है, जो सामान्य वायु है, उसका दबाव ज़्यादा है, वायु दाब ज़्यादा है, लेकिन उस धुएँ का दबाव कम है, इसीलिए धुआं ऊपर उठता है। और इसका एक प्रकार से, चूँकि धुआं गर्म होता है इसलिए ऊपर उठता है, और ये वायु ठंडी होती है इसलिए नीचे दबी होती है। इसीलिए आप देखते हैं कोहरा पड़ता है। कोहरा एक प्रकार से, जब वायु में एक प्रकार से नमी ज़्यादा हो जाती है तो कोहरा नीचे आने लगता है, यानी वायु का दाब बढ़ने लगता है। गर्मियों में वायु दाब कम और ठंडियों में वायु दाब ज़्यादा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो चक्रवात में क्या होता है, निम्न वायु दाब जो होता है केंद्र में होता है। मान लेते हैं चक्रवात ये एरिया है, यहाँ पर एक प्रकार से जो वायु दाब होता है वो निम्न वायु दाब कहाँ होता है, निम्न वायु दाब होता है कहाँ पर, केंद्र में। यहाँ पर निम्न वायु दाब है, और निम्न वायु दाब ये एक प्रकार से होता है। तो हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, इसमें बाहर से केंद्र की ओर, चूँकि उच्च वायु दाब से हवाएं हमेशा किस निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, तो यहाँ पर हवाएं इसमें एक केंद्र की ओर चलती है। इस तरीके से ऐसे ऐसे साइक्लोन टाइप का, मतलब कि ऐसे चक्रवात होता है और लहरें उठती शुरू हो जाती है। प्रति चक्रवात में क्या होता है, सामान्य दशाएं होती हैं, यहाँ केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से कोई वो नहीं हो पाता। क्लियर। दूसरी बात ये कि चक्रवात में मौसम वर्षायुक्त होता है, चक्रवात में आंधी पानी तूफान भी हो सकता है, मौसम में अनियमितताएं भी मिलती हैं, यहाँ पर आंधी तूफान, ठीक है, ये सब आते हैं। जबकि प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है, वायु स्थिर होती है और शुष्क होती, शुष्क माने थोड़ा सा एक प्रकार से सूखी हुई होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वर्षा के प्रकार बताएं। देखिए, वर्षा के प्रकार की अगर बात की जाए, चौथा क्वेश्चन से, वर्षा के प्रकार। वर्षा के लिए वायु का संतृप्त होकर संघनित होना बहुत आवश्यक होता है। संघनन क्रिया आप जानते हैं, जैसे वायु जो होती है वो गर्म होती है।
अब पृथ्वी पर गर्मी के बाद ही वर्षा क्यों होती, कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, गर्मी जब होती है, सिलेबस डिस्कशन के दौरान मैंने इन चीज़ों को समझाया था। गर्मी खूब पड़ी, अब गर्मी खूब पड़ती है तो लोग कहते हैं मौसम में भी पानी बरसेगा खूब, जब गर्मी पड़ती, हवा नहीं चलती तो। क्योंकि जब गर्मी खूब पड़ती है तो जो ये पृथ्वी पर जल मौजूद हैं, ये पृथ्वी के जल जो होते हैं ये ऊपर उठते हैं, और चूँकि पृथ्वी के जल मतलब पृथ्वी के जल भाप के रूप में ऊपर उठते हैं, या पृथ्वी की जो हवाएं होती हैं उनकी जो नमी होती कम हो जाती है। जब वायु में मतलब जब वायुमंडल में एक प्रकार से तापमान ज़्यादा हो जाता है तो वायु जो होती है सूख जाती है, और सूखी हुई वायु हल्की होती है इसलिए वह ऊपर की ओर भागती है। और चूँकि ऊपर एक प्रकार से ठंडा माहौल है, ऊपर जा कर के उसी ठंडे माहौल से जब हवाएं टकराती हैं तो गर्म हवाएं और ठंडे हवाओं के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है, और उसी वाताग्र में के निर्माण में वाताग्र वाले एरिया में संघनन होता है। वहीं पर ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, जिससे जल की बूंदें छोटी छोटी बनना शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि जब भी आप एक प्रकार से फ्रिज में रखा एक बोतल या कोई ठंडा निकालते हैं, बाहर फ्रिज में रखा हुआ है, और उसके बाद में आप बाहर के वातावरण में उस ठंडे को रख देते हैं उसका बोतल, तो बोतल के जो है एक प्रकार से बाहर क्या होता है, छोटे छोटे जल की बूंदें एक प्रकार से उस बोतल पर छप जाती हैं। इसलिए छप जाती हैं ठंडी ठंडी मतलब कि उस बोतल के ऊपर बूंदें, क्योंकि होता यह है कि वो बूंदें एक प्रकार से क्या होती हैं, वो बूंदें मेरे भाई क्यों होती, चूँकि बाहर का वातावरण जो था वो गर्म है, और ठंडे के अंदर का जो ठंडा है वो एक प्रकार से क्या होता है, ठंडा मान लेते हैं, अंदर से एक प्रकार से बहुत ठंड था और बाहर का वातावरण गर्म था। अब ये गर्म हवाएं इसी ठंडे वाले मतलब ठंडे के बोतल से टकराती हैं आकर के, तो ठंडा और गर्म मिलकर के क्या होती हैं, यहीं पर जल की बूंदें ऊपर ऊपर निकलनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, यही होती है संघनन की प्रक्रिया। अगर संघनन आपको ना पता हो तो ये एक प्रकार से जो मैंने बताया, संघनन क्या होता है, एक ठंडी एरिया और एक गर्म एरिया, यानी गर्म एरिया से वायु ऊपर उठती है नीचे से, और ऊपर जा कर के ठंडी वायु दाब से मतलब कि वायु एरिया से टकराती है, और जब ठंडा और गर्म दोनों प्रकार की वायु मिलती है तो संघनन होता है, जिससे झमाझम बारिश होती है। ठीक है, ओसांक के बाद वायु की ठंडी होने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है, और वर्षा होने के लिए वायु का ऊपर उठना आवश्यक होता है। वायु 3 प्रकार से ऊपर उठती है, इस आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो संवहनीय वर्षा होती है, संवहन के द्वारा ऊपर वायु उठती, जो मैंने आपको बताया, संवहन मतलब कि जब वायु गर्म हो जाए और ऊपर उठ जाए। एक पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय इलाकों में एक प्रकार से वायु जा रही है और इसी तरीके से बारिश होती है। एक चक्रवाती वर्षा होती है, जब वो एक प्रकार से गर्म और ठंडा मतलब निम्न और एक प्रकार से गर्म मतलब कि निम्न और एक प्रकार से उच्च वायुदाब होता है, उस स्थिति में। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, जिसमें संवहनीय वर्षा जो होती है वो ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है, प्रवाल भित्ति क्या है, या प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? प्रवाल बेसिकली एक जीव होता है और उसी का ऊपरी आवरण जो होता है उसी को भित्ति कहते हैं। तो जब एक प्रकार से ऐसे जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, और उन्हीं जीवों के मरने से एक प्रकार से उनकी जो खोखलू चीज़ें होती, जो शंख वगैरह होता नहीं, शंख भी एक प्रकार से प्रवाल का ही एक प्रकार से टाइप है। तो वही चीज़ें प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूनी की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल पॉलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती हैं। तो कोरल पॉलिप्स नाम के एक जीव होते हैं, उन्हीं जीव का एक प्रकार से कंकाल या उन्हीं की जो ऊपर का खोखला एक प्रकार से एरिया होता है जो मजबूत होता है बहुत, वही से बनता है प्रवाल द्वीप। महासागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य मूंगे निवास करते हैं। मूंगे मतलब जीव जो होते हैं मूंगे के, वो प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है, और यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करते हैं जो ये होते हैं। ठीक है, प्रवाल परंतु जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है। ऐसे ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे करके एक मरता है, उसके ऊपर दूसरा मरता, तीसरा मरता, उसके ऊपर चौथा। इस तरीके से वो जाल मतलब ये एक प्रकार से प्रवाल बनाते जाते हैं और प्रवाल बढ़ते जाते हैं। इस क्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति का निर्माण हो जाता है, भित्ति बन जाती है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। प्रवाल भित्ति एक प्रकार से बेसिकली जैसे लक्षद्वीप समूह वगैरह जो हैं, लक्षद्वीप में प्रवाल की वजह से एक प्रकार से वो प्रवाल भित्ति का द्वीप है। कोरल द्वीप है लक्षद्वीप एक, तो वहाँ पर एक प्रकार से प्रवाल भित्तियों के द्वारा ही उस द्वीप का निर्माण हुआ है, यानी कि जीवों से ही उन जीवों से निर्माण हुआ है इसका। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ें समझ में आपकी आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है। ये सब अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आएंगे। भ्रंशन क्या होता है? तो जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है। संकुचन का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये,
संकुचन का मतलब ये एरिया जो हो, इधर की बल इधर, ये संकुचन बल होता है जब दो चीज़ें, दो पिंड आपस में ऐसे बल लगे कि एक दूसरे से टकरा रहे, वो संकुचन यानी इकट्ठा होना, छोटा होना संकुचन कहलाता है। और यही दो पिंड हैं, इसमें बल इधर की ओर, खिंचाव की ओर लग रहा है। तो जब एक प्रकार से एक पिंड यानी ए पत्थर ये है, बी पत्थर ये है, दोनों की दिशा विपरीत है, तो बीच में क्या हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। और यही दरार जो होता है उसी को भ्रंश कहते हैं, ठीक है, इसी को भ्रंश कहते हैं। और ये क्रिया जो होती है, यही क्रिया भ्रंशन की क्रिया कहलाती है, ठीक है। और इस क्रिया के द्वारा निर्माण किसका होता है, भ्रंश पर्वत का या भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, या एक प्रकार से भ्रंश पर्वत का निर्माण भी होता है, ठीक है। कैसे निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर एरिया गई, यहाँ पर दरार पड़ी और दरार के परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये प्रेशर पड़ रहा, खूब तेज से प्रेशर, तो ये वाला एरिया तो नीचे की ओर धंस जाएगा, नीचे की ओर धंस गया तो यहाँ पर भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया। और यही एरिया अगर ऊपर की ओर उठ गई तो एक प्रकार से मतलब कि भ्रंशोस्त पर्वत का निर्माण हो गया। इस तरीके से संकुचन और एक प्रकार से संकुचन और तनाव, इन दोनों बल की वजह से क्या होता है भैया, भ्रंशोस्त पर्वत या एक प्रकार से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भ्रंशन का सीधा सा मतलब क्या होता है, दरार से। तो जब एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर तनाव होता है तो खिंचाव अति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप भूपृष्ठ की चट्टानें मुड़ने के अतिरिक्त टूट भी जाती हैं। इस प्रकार खिंचाव के कारण से वलन निर्मित होता है। वलन मतलब इस तरीके का, तनाव से दरारें अथवा सॉरी तनाव से दरारें अथवा संधि बन जाती है। कठोर चट्टान के वलन के तल को भ्रंश तल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। चले तो ये आपका भ्रंश तल हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी एक क्रिया होती है। और ज्वालामुखी मतलब कि ज्वालामुखी एक पर्वत होता है और ज्वालामुखीयता एक क्रिया होती है। जबकि अंदर जो पृथ्वी के अंदर चूँकि बहुत एक प्रकार से गरम मैग्मा एक प्रकार से अंदर बसा हुआ है, वही मैग्मा एक प्रकार से जब बाहर निकलता है पृथ्वी के तो बहुत विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। तो वही एक प्रकार से विस्फोट के साथ मैग्मा का पृथ्वी की एक प्रकार से जो धरातल है उसको तोड़ करके बाहर निकलना ही एक प्रकार से ज्वालामुखीयता की क्रिया कहलाती है। और ज्वालामुखी एक प्रकार से कब बनता है, जब वो एक प्रकार से लावा जो होता है, मैग्मा जो होता है वो लावा के रूप में बहने लगता है। और बहते बहते क्या होता है, एक बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ, फिर कुछ ऊंचाई तक एक प्रकार से उस पर लावा फैल गया, फिर नीचे से फिर दोबारा कुछ सालों बाद उद्गार हुआ, फिर एक प्रकार से फैल गया, फिर कुछ सालों बाद उद्गार हुआ। इस तरीके से क्या होता है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है और उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी, एक प्रकार से पर्वत या ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी जिस ज्वालामुखी के जिस छेद से एक प्रकार से, जिस गड्ढे से निकलते ही ज्वालामुखी इस तरीके से, ठीक है, जिस गड्ढे से ज्वालामुखी निकलती है भैया इस तरीके से उद्गार होता है ज्वालामुखी का। तो जैसे जैसे ज्वालामुखी का उद्गार होता है प्रभु, तो क्या होता है, वो एक प्रकार से ऐसे लावा फैलने लगता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार जो छेद होता है, जिस छेद से निकलता है, इसको एक प्रकार से क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है, क्रेटर यानी जिस छेद से ज्वालामुखी निकलता है। यही क्रेटर एक प्रकार से जब इस पर कई बार उद्गार हो जाता है तो यही क्रेटर बड़ा हो जाता है, बड़ा होल। इसको एक प्रकार से बोलते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं, कालडेरा बोलते हैं। और कालडेरा की अगर बात करें महोदय, तो कालडेरा एक झील भी होती। कैसे झील, जैसे कि मान लेते ज्वालामुखी हुई और गड्ढा हो गया बहुत बड़ा ज्वालामुखी के परिणाम स्वरूप जहाँ से निकला, और उसी गड्ढे में क्या हो गया, बारिश के समय में पानी भर जाए। अब जब इसी गड्ढे में पानी भर जाता है तो ये झील गोल गोल चुकी है या लंबा चौड़ा कैसे भी हो, तो एक प्रकार से वहाँ पर जब पानी भर गया, चूँकि स्थित जल जो होता है वही एक प्रकार से झील या तालाब होता है, तो चूँकि बड़ा है तो वो एक प्रकार से कालडेरा झील का निर्माण कर देता है, ठीक है। और क्रेटर यानी छोटी झील जो होती क्रेटर होता है। तो कुल मिलाकर के ये क्रेटर और कालडेरा भी मैंने आपको समझा दिया। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के शाब्दिक अर्थ से यह भ्रम होता है कि ज्वालामुखी से आग की लपटें बाहर निकलती हैं। वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के कारण आग की लपटों का भ्रम हो जाता है। कुछ लोग ज्वालामुखी का अभिप्राय ज्वालामुखी से निस्सृत लावा के जमाव से उत्पन्न शंक्वाकार पर्वत से लगाते हैं, किंतु यह गलत है। वास्तव में ज्वालामुखी शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम या प्रतिफल होता है।
मोक हाउस महोदय कहते हैं कि ज्वालामुखी भूपटल के वे छेद होते हैं या वे छिद्र होते हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा जो होता है या और भी जो पदार्थ होते हैं उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, वही ज्वालामुखी होता है। वारिस्टेस्टर महोदय कहते हैं, वारिस्टेस्टर महोदय का मत है कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार छिद्र होता है जिससे होकर के पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा, शैलखंड ये सब भूपटल पर निस्तृत होते हैं यानी निकलते हैं। इस तरीके से जो पृथ्वी के अंदर जल है, गैस है, तरल लावा है, शैलखंड है, तमाम प्रकार के जो है पत्थर के, वो सब एक प्रकार से बाहर निकलते हैं और वही एक प्रकार से ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी की वजह से कई एक प्रकार से आकार या कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे आंतरिक स्थलाकृतियों में सिल, डाइक, इन सभी का निर्माण होता है और बाह्य स्थलाकृतियों में जैसे काल्डेरा, क्रेटर, ये सब मैंने आपको बताया, इसका निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है और भी भाई कई सारी चीज़ों का। भूकंप, भूकंप क्या होता है इसको समझ लेते हैं भाई। 7वां 8वां क्वेश्चन से आपका भूकंप। भूकंप सामान्यतः भूकंप दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है भू, दूसरा है कंपन, इससे मिलकर के बना है आपका भूकंप, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना या कंपन करना। पृथ्वी का आकस्मिक हिलना ही भूकंप कहलाता है, यानी कि जब अचानक से पृथ्वी हिलने लगे तो आप जान जाएं कि भूकंप आ गया है। ठीक है। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों के द्वारा प्रभावित होता है। यह शक्तियाँ कुछ रचनात्मक होती हैं तो कुछ विनाशकारी होती हैं। ठीक है। भूकंप को धरातल की विनाशात्मक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर जो होते हैं वो मिनटों में ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है। यह धरातल पर अचानक या आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती हैं और इससे उत्पन्न होने से समाप्त होने तक धरातल में विशाल रूप से परिवर्तन हो जाता है। बहुत ज़्यादा जनधन की हानि भूकंप आने से होती है। तो भूकंप एक प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा है और बहुत ही विनष्टकारी आपदा है। सेली सबरी नाम के एक भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। ये परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किसने कहा? लेजी मतलब कि सेली सबरी ने, कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह क्या होती है, कांपने लगती है, तो उसे ही भूकंप कहते हैं। इसके अलावा दूसरे विद्वान हैं स्टेलर महोदय। स्टेलर कहते हैं कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन के द्वारा हिलना ही भूकंप होता है। क्या? मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप होता है। ये एक प्रकार से भूकंप के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया। तो पृथ्वी का हिलना ही भूकंप होता है। भूकंप के वजह से एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है भूकंप। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन से आपका 9वां नंबर प्रश्न आप देख लें। भू संतुलन क्या है? भू संतुलन, भूमि पर चूंकि संतुलन बनाना ही भू संतुलन होता है। भूमि की अगर बात की तो भूमि पर आप देखते हैं धरातल पर कहीं पर्वत पाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर झीलें स्थित हैं जिनके उच्चावचन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। फिर भी आकृतियाँ एक निश्चित नियम के आधार पर धरातल पर स्थित होती हैं। इस प्रकार भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे उठे भागों जैसे पर्वत, पठार आदि तथा नीचे धंसे हुए भाग जैसे झील आदि के मध्य स्थिरता की दशा को ही भूसंतुलन कहते हैं। जैसे कि आप देखें पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है भैया वो है एक प्रकार से लगभग 8,848 मीटर। ठीक है, ये एक प्रकार से लगभग मान लीजिए 9 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? ऊंचाई है पृथ्वी की सबसे ऊंचाई। पृथ्वी का सबसे ऊंचा एरिया एक प्रकार से यही है 9 किलोमीटर लगभग आप मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम है, मैं 9 किलोमीटर मानता हूँ। और पृथ्वी का सबसे गहरा जो एरिया है वो कौन सा होता है? सबसे गहरा एरिया है मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है ये समुद्र का एक खाई है। ये एक प्रकार से 11,033 मीटर गहरा है या लगभग मान लीजिए 11 किलोमीटर गहरा है। ठीक है, 11 किलोमीटर गहरी खाई। और एक प्रकार से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये एक प्रकार से नेपाल में स्थित है और नेपाल की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो सबसे ऊंचा एरिया पृथ्वी पर एक तरफ जहां 9 किलोमीटर ऊंचाई पृथ्वी की है, वहीं एक प्रकार से 11 किलोमीटर की गहराई भी है। तो ये गहरा और ऊंचा का जो तालमेल यहाँ पर मध्यता है और ये गहराई और ये ऊंचाई, इन दोनों के बीच में तालमेल एक प्रकार से ऐसे बना रहता है। यही तालमेल या संतुलन बना रहना ही क्या होता है? भू संतुलन। समझ में आई चीज़ें? सॉरी।
तो भू संतुलन का मतलब ये है कि कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर झील हैं, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर महासागर है। तो ये सब आपस में एक प्रकार से तालमेल बना करके रहते हैं। यही एक प्रकार से भूमि संतुलन होता है या भू संतुलन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। त्रिवार्था नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, खास करके पृथ्वी चूंकि परिक्रमण करती, कभी आपने सोचा कि पर्वत क्यों नहीं गिर जाता? इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो एक प्रकार से तालमेल बैठा हुआ है सभी का। तो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, खास करके पर्वत, पठार और मैदान एवं गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे झील, समुद्र, ये सब, इसमें भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही हम भू संतुलन या संतुलन की दशा कहते हैं। तो बेसिकली यही इतना आपको लिखना था, आपका काम हो जाता। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय में पूछा जा सकता है। अवसादी शैलों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अवसादी शैलें जो होती हैं, अवसादी मतलब होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ऐसे पर्वत जो कि एक प्रकार से पर्वतों के टूटने फूटने से एक प्रकार से बने हैं। वो पहली विशेषता, अवसादी शैलों में जीवाश्म तथा वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या है? तो अवसादी शैलों में क्या पाए जाते हैं भैया? अवसादी शैल मतलब एक पत्थर का प्रकार है, चट्टान का प्रकार है। तो अवसादी शैल जो होती है इसमें जीवाश्म और वनस्पति ये दोनों के अवशेष या दोनों के एक प्रकार से कुछ ना कुछ तत्व पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि ये चट्टानें कौन सी? अवसादी चट्टानें अस्तरित होती हैं। अस्तरित मतलब कि एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, क्योंकि इनका निक्षेप परतों में होता है, कई परतों में, ऐसे ज्वालामुखीयता के द्वारा भी एक प्रकार से इस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है। कभी थोड़ा सा चट्टान मतलब कोई चट्टान एक परत ऐसे बनी, फिर दूसरी परत ऐसे बनी, फिर तीसरी परत ऐसे बनी, फिर चौथी बन गई, फिर पाँचवीं बन गई। तो यानी परत दर परत एक प्रकार से इनका विकास होता है। इसीलिए एक प्रकार से ये अस्तरित चट्टानें होती हैं, क्योंकि इनका निक्षेप माने एक प्रकार से कूड़ा करकट कबाड़ इन्हीं से एक प्रकार से निर्मित होता है। दो परतों को विभाजित करने वाला तल जो होता है उसको संस्तर तल भी कहते हैं, यानी कि जैसे ये है ये, तो इसी ये एरिया जो होती है जो दोनों परतों को अलग करती है उसी को संस्तर तल भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरी विशेषता यह है कि परतदार चट्टानें प्रावशेष या सारंध्री होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे तथा बड़े कणों के सम्मिश्रण से होता है। यानी कि यहाँ पर सरंध्री मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें एक प्रकार से भ्रंश टाइप का या थोड़ा थोड़ा एक प्रकार से रंध्र होता है, छिद्र होता है, महीन महीन। ठीक है। अतः इनमें जल सरलता से प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, कोमल अवसादी शैलों में संपीड़न के द्वारा हल्के मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि परतदार चट्टानों में सामान्यतः क्षैतिज अवस्था में बहुत कम पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगली विशेषता अवसादी चट्टानों की ये है कि सिलिका माने बालू युक्त बलुआ पत्थर या सिलिका युक्त बलुआ पत्थर के अतिरिक्त अन्य समतल अवसादी शैलों का भौतिक और रासायनिक अपक्षय जो है सीमेंटित पदार्थ के टूट जाने के पश्चात सरलतापूर्वक हो जाता है। इसके अलावा इनमें अधिकांश चट्टानों पर अपर्दन का प्रभाव शीघ्र ही प्रकट हो जाता है। अपर्दन मतलब क्या होता है? यानी ये एक प्रकार से बहुत जल्दी एक प्रकार से टूट फूट सकती हैं और ये बह सकती हैं जल के साथ, वायु के साथ। अवसादी चट्टानों के अन्य चट्टानों की अपेक्षा पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भागों में अवसादी चट्टान जो होती है वो अन्य चट्टानों के स्थान पर ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, यद्यपि अवसादी चट्टानें भूपृष्ठ पर अधिकतम भाग में पाई जाती हैं, किंतु भूपृष्ठ के निर्माण में इनका बहुत कम हाथ होता है। ऐसा इसलिए है कि इनकी ऊपरी परत बहुत पतली होती है, इस वजह से एक प्रकार से इनका उपयोग उतना नहीं किया जाता जितना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, लघुत्तरीय का प्रश्न है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, क्रास्ट स्थलाकृति किसे कहते हैं? तो क्रास्ट शब्द की उत्पत्ति यूगोस्लाविया की भाषा के क्रास शब्द के द्वारा मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है चूने का प्रदेश या चूने का एरिया, जहाँ पर चूने से युक्त चीज़ें पाई जाती हों। चूने के प्रदेशों में जल की घुलन क्रिया द्वारा निर्मित विशेष प्रकार के स्थलाकृतियों को क्रास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर यानी चूना पत्थर से जो बनती है स्थलाकृतियाँ, वो पृथ्वी के अंदर तथा ऊपर भूमिगत जल की बहुत मंद गति के कारण से भौतिक अपर्दन धीमी गति से तथा रासायनिक अपर्दन तीव्र गति से होता है। भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर जो जल है उसकी घुलन क्रिया चूना पत्थर, डोलोमाइट और शैल लवण खड़िया तथा सेल खड़ी आदि के द्वारा संचारित होती है। एड्रियाटिक सागर के तट पर लगभग 480 किलोमीटर लंबा, 80 किलोमीटर चौड़ा तथा 200 मीटर ऊंचाई वाले चूने का प्रदेश मिलता है, जिसे क्रास्ट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो क्रास्ट एक प्रदेश है जहाँ पर एक प्रकार से
ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, चूने का पत्थर वगैरह। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न है, अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर दीर्घ उत्तरीय का, महासागरीय धाराओं के प्रकारों और उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्रवाह, महासागर में जो जल प्रवाह होता है कैसे होता है। तो जब पवन वेग के प्रभाव में सागर सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है, आगे की ओर बढ़ता है, जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं की दिशा में जो जल होता है वो भी बहने लगता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं। प्रवाह की गति सीमा निश्चित होती है, इसमें मंद गति मिलती है, धीरे धीरे से एक प्रकार से जल एक प्रकार से हवा की दिशा में बहता रहता है। इसमें ऊपरी सतह का जल गतिशील होता है। इसके प्रमुख उदाहरण उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये सब है। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में या दक्षिण अटलांटिक महासागर में आप देखते हैं इस तरीके के प्रवाह, जो कि इसका ऊपरी कुछ भाग या ऊपर के जल जो होते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा उठ करके आगे बढ़ के लहरों की भांति आगे की ओर जाते रहते हैं जिस तरफ हवा चलती है। तो ये होता है प्रवाह, ठीक है। धारा क्या होता है, धारा समझते हैं। निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से प्रवाहित सागर की सतह की जलराशि को धारा कहते हैं। यानी कि निश्चित दिशा, निश्चित सीमा के अंतर्गत और एक निश्चित दिशा में खूब तेज गति से एक प्रकार से जब जो है एक प्रकार से जल का बहता है तो उसको एक प्रकार से धारा कहते हैं। जबकि प्रवाह जो होता है बहुत मंद गति से धीरे धीरे होता है। अच्छा, जो धारा होती है इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। क्यूरोसियो, पीरू, बेंगुला आदि जो हैं ये सब एक प्रकार से धाराओं के उदाहरण हैं। जैसे क्यूरोसियो धारा, पीरू धारा, बेंगुला धारा ये सब जल धाराएं हैं। तीसरी होती है विशाल धारा। भूतल पर नदियों के समान सतह की विशाल जलराशि के एक निश्चित दिशा में निश्चित सीमा में तीव्र गति से प्रवाहित होने का विशाल को विशाल धारा कहते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा हो गई, जब तीव्र गति से जल खूब तेज गति से अच्छा बहता है तो एक प्रकार से विशाल धारा होती है। तो प्रवाह धारा और विशाल धारा इन तीनों में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जो मैंने आपको बताया। तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा, आप आसानी से बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के बारे में समझ लेते हैं। देखें, धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है, पृथ्वी जो अपने स्थान पर ऐसे घूमती है, घूर्णन गति, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण से धाराएं उत्पन्न होती समुद्र में। कुछ अन्य लोगों का विश्वास था कि धाराएं नियतवाही पवनों यानी जो चलती रहती हैं पवनें, हवाएं, उनकी वजह से और सागरीय जल के तापमान के अंतर के कारण से उत्पन्न होती हैं। हम्बोल्ट नाम के एक विद्वान हैं, रिचर्ड हम्बोल्ट, इन्होंने धाराओं की उत्पत्ति में अनेक कारणों के योगदान का उल्लेख किया है, जिनके साथ प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी होते हैं जो कि इनके एक प्रकार से जो है नदी के जल को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मतलब अगला पॉइंट है। देखिए, जो एक प्रकार से प्रवाहित करने वाले जो जल हैं, मतलब कि जो कारक हैं इसको धाराओं को, उनके बारे में। पृथ्वी गति से संबंधित जो कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है धाराओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी का जो परिभ्रमण द्वारा उत्पन्न जो विक्षेपी बल है उससे भी एक प्रकार से धाराएं प्रभावित होती है। दूसरा एक प्रकार से बाह्य सागरीय कारक होते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। बाह्य सागरीय कारक जो होते हैं वो भी नदी के जल को या समुद्र के जल में जो धाराएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। वायु दाब और उनका परिवर्तन, जैसे वायु दाब में परिवर्तन होता है, घटा बढ़ी होती है, तो वो भी प्रभावित करती है। पवन और घर्षण बल, वर्षण, वाष्पीकरण और सूर्यातप की प्रकृति कैसी है, ये सब जो है एक प्रकार से प्रभावित करती हैं कि एक प्रकार से समुद्र का जल या किसी भी जो है जलाशय का जल जो होगा वो किस तरीके की धारा उत्पन्न करेगा। अंतः सागरीय कारक कुछ होते हैं, जैसे वायु दाब, प्रवणता, तापमान अंतर, लवणता, घनत्व, हिम पिघलाव कैसा है, ये सब डिपेंड करता है कि एक प्रकार से जल का प्रवाह या धारा कैसी होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है, सागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में खास करके तट रेखाओं की दिशा कैसी है एवं आकृति उसकी कैसी है, मौसम परिवर्तन कैसा हुआ है, सागर नितल की भौम में आकृति कैसी है, यानी जो समुद्र के नीचे की एरिया है उसकी भूमि की संरचना कैसी है, ये सब डिपेंड करता है कि सागर का जल कैसे बहेगा और किस तरीके की धारा उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मॉडल पेपर आपने समझा ज्योग्राफी का। राजनीतिक शास्त्र का मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा, प्रथम सेमेस्टर का दे चुका हूँ मैं, इसमें भी एक प्रकार से विस्तार से मैंने चर्चा करी है। ऐसे ही एक प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैं चर्चा करूँगा। सोशियोलॉजी का जल्द ही आएगा,
धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।